जादूगरनी का काला जादू। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में रमा नाम की औरत रहती थी। उसके पति का देहांत शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था, पर उसके पति से उसको 2 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। रमा का रंग बहुत गोरा और वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। पर जब रमा की बेटियां हुई तो वो दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी। रमा अपनी बेटियों का नाम सिमरन और काजल रख देती है। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और वो दोनों बड़ी हो गई। रमा ने उन दोनों का दाखिला स्कूल में करवा दिया, पर उन दोनों को घर से बाहर निकलने में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें काली कलोटी बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे। जब जब वो दोनों बाहर निकलती तो लोग उनकी तरफ देखकर उनके बारे में बातें बनाते और उन्हें बुरा भला बोलने लगते थे। इसलिए उन दोनों को बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक बार की बात है, सिमरन और काजल स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगी, पर उन दोनों ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपने स्कूल की ओर चलने लगे। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है और अपने क्लास में जाकर बैठती है तो देखती है कि अध्यापिका वहां पर नहीं आई होती है। तभी कुछ लड़कियां उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम दोनों बहनों को ये काला रंग रूप लेकर बाहर निकलना पसंद है क्या, जो रोज रोज उठकर स्कूल आ जाती हो? हमसे दूर रहा करो और इस क्लास में मत आया करो। कहीं तुम्हारा ये काला रंग हम पर भी ना चढ़ जाए। देखो तो ये कितने काले लगते हैं। आखिर भला इतना काला भी कोई हो सकता है क्या? तुम लोगों के पास और कुछ काम नहीं है हम लोगों का मजाक उड़ाने के अलावा? हमारा रंग रूप काला है तो इसमें हमारी क्या गलती है? देखो तो काली कलोटी को, इन्हें बोलना भी आता है। ज्यादा बड़बड़ मत कर वरना तुम्हें अच्छे से बता दूंगी। सिमरन तुम छोड़ो इन लोगों को, जवाब मत दो। इन लोगों की सोच ही खराब है। हम इन लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते। हमें खुद यहाँ से चलना चाहिए। चलो हम घर चलते हैं। दोनों बहनें निराश हो जाती हैं और स्कूल छोड़कर घर की ओर आने लगती हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तभी उनकी माता उन्हें देखती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, आज तुम दोनों स्कूल से इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? हमें कोई स्कूल नहीं जाना माँ। हम वहाँ पर जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। आखिर आप हमें इस चीज का जवाब दो। जब आप इतनी गोरी हो और इतनी सुंदर हो तो हम दोनों तो आपकी ही बेटियां हैं ना, तो हम इतने काले क्यों हैं? भला लोग हमारा इतना मजाक बनाते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। हमसे अब ये सब नहीं सहा जाता। क्या हम आपकी बेटियां नहीं जो हम इतने काले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों गलत समझ रही हो। तुम मेरी ही बेटियां हो, पर तुम अपने पिता पर गई हो, इसलिए तुम दोनों का रंग रूप काला है। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हो। हमने पिताजी की पहले की फोटो देखी है, वो भी बहुत सुंदर थे और रंग रूप में भी बहुत अच्छे थे। हम लोग पिताजी पर भी नहीं गए हैं। आप हमसे बार बार झूठ क्यों बोल रही हो? आखिर ऐसी क्या सच्चाई है? अपनी बेटियों की ये बात सुनकर रमा बहुत उदास हो गई और चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि उसे अपनी बेटियों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या वो सच्चाई अपनी बेटियों को बता दे। बोलिए माँ, आप शांत क्यों खड़ी है? ऐसे क्या बात है, बताइए हमें। बेटी, अब मैं तुम दोनों को क्या बताऊं? क्या तुम दोनों सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो? हाँ माँ, बोलिए, हम दोनों तैयार हैं। बेटी, तुम दोनों शुरू से इतनी काली और बदसूरत नहीं थी, बल्कि तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत और सुंदर रंग रूप लेकर पैदा हुई थी। परंतु मैं एक जादूगरनी हूँ और मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी थी। उसी चुड़ैल ने मुझसे बदला लेने के कारण तुम्हारे पिताजी को मार दिया और मुझे विधवा बना दिया, और उसने मुझसे बदला लेने के कारण तुम्हारा रंग रूप भी काला और बदसूरत कर दिया, ताकि तुमसे कोई शादी ना कर पाए। और अगर तुम दोनों की शादी हो जाती है तो तुम दोनों के अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम दोनों पहले जैसी सुंदर बन जाओगी। पर तुम्हारे रंग रूप की वजह से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने ये बात सबसे छुपाई और उसी दिन के बाद से मैंने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कभी नहीं किया और कसम खाई कि चाहे कैसी भी स्थिति हो मैं अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी।
इसलिए मैंने तुम्हारे रंग रूप को नहीं बदला। अच्छा माँ, तो आखिर सच्चाई ये है, अभी तक हम इन बातों से अनजान थे। आखिर ये चीज आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुम दोनों को ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं मैं तुम दोनों को भी ना खो दूं और वो चुड़ैल कहीं तुम्हें आकर नुकसान ना पहुंचा जाए। तुम दोनों की भलाई के लिए ही मैंने तुमसे ये सच्चाई छुपाई थी। रमा अपनी बेटियों को अपने बारे में सारी सच्चाई बता ही रही होती है, तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है और वो तीनों दरवाजे की ओर बढ़ती हैं और देखती हैं कि एक बूढ़ी अम्मा उनके दरवाजे पर खड़ी है। अरे, इस घर में कोई रमा नाम की औरत रहती है जिसकी 2 बेटियां हैं। मैंने सुना है बहुत संस्कारी और सुंदर है और मुझे संस्कारी लड़कियों की जरूरत है अपने लड़के के लिए। मैं अपने लड़के की शादी करवाना चाहती हूँ। रमा दरवाजा खोलती है। हाँ माँ, मैं ही रमा हूँ और ये दोनों मेरी बेटियां हैं। पर अम्मा, इन दोनों का रंग रूप आप देख सकती हो। अरे बेटी, मैं इन दोनों के रंग रूप का चार डालूंगी क्या? मुझे तो बस सुशील और समझदार लड़की चाहिए जो मेरी सेवा करे और मेरे घर को संभाल सके। मुझे रंग रूप वाली लड़कियां नहीं चाहिए। वो तो मैंने लोगों से सुना कि तुम बहुत संस्कारी हो और जिसकी माँ संस्कारी उसके बच्चे भी तो संस्कारी ही होंगे। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं। अम्मा, ये मेरी दोनों लड़कियां हैं, मैं तो इनकी भलाई चाहती हूँ। अगर ये दोनों हाँ कह दे तो आप शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दो। हाँ माँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है, हम इस शादी के लिए तैयार है। आखिर हमारा रंग रूप ना देखकर हमारा गुण देखा जा रहा है, तो हमें इसमें क्या आपत्ति होगी? हम इस शादी के लिए तैयार है, आप शादी की तैयारियां करें। हम जल्द से जल्द अपनी बेटियों का हाथ आपके लड़कों के हाथों में दे देंगे। तुम्हारे जैसे सुशील घर में अपने बेटों का रिश्ता करके मैं तो धन्य ही हो गई। मानो अब सारी जिंदगी मेरी सेवा आराम से होगी। मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारियां जो करनी है। अब बूढ़ी अम्मा वहाँ से निकल जाती है, पर रहस्य की बात तो ये है कि वो कोई बूढ़ी अम्मा नहीं थी, बल्कि वो बूढ़ी औरत वही चुड़ैल थी जिसे रमा ने श्राप दिया था। और वो उन तीनों को अपने झांसे में फंसा लेती है और शादी के लिए हाँ करवा देती है। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि वो अपने दोनों लड़कों का विवाह रमा की दोनों बेटियों से करवा देगी, ताकि जैसी ही उन दोनों की शादी उसके बेटों से हो जाती है, वो दोनों का रंग रूप वापस आ जाएगा और वो अद्भुत सुंदर हो जाएंगे और उनके जादुई शक्तियां भी उनके अंदर आ जाएंगी। अब जादूगरनी उड़कर अपनी गुफा में पहुंच जाती है और अपने लड़कों से कहती है, मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां ढूंढ ली है। तुम दोनों की उन लड़कियों से विवाह कराकर मैं उन दोनों को मारकर उनकी शक्तियां हासिल कर लूंगी। फिर मैं इस संसार की सबसे बड़ी शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तुम दोनों इस विवाह के लिए तैयारी करो, जाओ। ठीक है माँ, हम तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अब सब तरफ और दोनों जगह शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रमा और उसकी बेटियां शादी के लिए लहंगे खरीदने के लिए एक दिन एक बड़ी सी दुकान में जा रहे थे। तभी उन तीनों ने वहाँ पर चुड़ैल को बूढ़ी अम्मा के रूप में जाते हुए देखा। तभी उन तीनों ने उस चुड़ैल को अम्मा कहकर आवाज लगाई, पर उसने नहीं सुना। तभी उन तीनों के मन में शक पैदा हुआ और वो उसका पीछा करने लगी और देखते ही देखते वो जंगल की ओर से उस गुफा की ओर पहुंच गए जहां उस चुड़ैल का घर है। जैसे ही चुड़ैल अपने घर में घुसती है, तभी उन्हें पता चला कि ये तो वही चुड़ैल है जिसने उसके पति को मारा था और उसके बेटियों का रंग रूप काला कर दिया था। वो तीनों ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और रमा चुड़ैल से कहती है, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तुमने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा। तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मेरे पति को खा गई। अब क्या चाहती हो? मैं तेरी बेटियों की जादुई शक्तियाँ लेना चाहती हूँ। इन लोगों का विवाह अपने बेटों से कराकर सारी की सारी शक्तियाँ अपने अंदर सीमित कर लूंगी और इस देश में सबसे बड़ी चुड़ैल बनूंगी।
मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब रमा अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करती है और एक जादुई कालीन निकालती है और अपनी बेटियों से कहती है, तुम दोनों इस कालीन पर जल्दी से जल्दी बैठकर घर की ओर निकलो। यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। आज मैं इस जादुई चुड़ैल का खात्मा ही कर दूंगी। पर माँ, हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम दोनों जाओ और मेरी चिंता मत करो। अब रमा अपनी दोनों बेटियों को उस कालीन पर बिठाकर वहाँ से रवाना कर देती है। जैसे ही उसकी बेटियां चली जाती है, चुड़ैल रमा के ऊपर हमला करती है और रमा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दोनों बहनें एक नदी के पास जाकर गिर जाती है और वहीं पर दो सुंदर और समझदार लड़के मछली पकड़ रहे थे। तभी उन दोनों की नजर कोमल और सिमरन पर जाती है और उन दोनों को वो पहली बार में ही पसंद आ जाती है। आप दोनों यहाँ पर आकर कैसे गिर गई और आखिर आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? अब सिमरन और कोमल ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और बताया कि कैसे कैसे उनके साथ ये सब हादसा हुआ है और एक चुड़ैल उनके पीछे पड़ी है। हाँ, और इस रंग रूप की वजह से कोई हमसे शादी करना भी पसंद नहीं करता है, न ही किसी को हमसे बात करने में कोई दिलचस्पी है। पर हमें तो आप दोनों बहुत प्यारी लगी और आप दोनों का रंग रूप भी अच्छा है। क्या हम आपसे शादी कर सकते हैं? अगर आप दोनों को हमारा रंग रूप अच्छा लगा है तो हम दोनों आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। अब कोमल और सिमरन उन दोनों लड़कों से विवाह कर लेते हैं और जैसे ही उन दोनों का विवाह संपन्न होता है, उन दोनों का रंग रूप मानो जैसे कि एक सुंदर परियों में बदल जाता है और वो बहुत आकर्षित लगने लगती है। उनके पति देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों का रंग रूप इतना कैसे बदल गया और देखते ही देखते उनके पास जरूरत की सारी चीजें आ जाती है। एक नया घर, नई गाड़ी और दुनिया भर का सोना चांदी। अब उन दोनों बहनों को सब चीजों की प्राप्ति तो हो जाती है। उन लोगों ने गरीबों में बहुत दान पुण्य किया, पर एक दिन उस चुड़ैल ने उन दोनों का पता निकाल लिया और वो उनके गांव जा पहुंची और सीधा उनके घर में जाकर उनके ऊपर हमला करने लगी। तभी वो दोनों बहनें संग मिलकर उस चुड़ैल से लड़ती है और उसे घायल कर देती है। जैसे ही वो घायल हो जाती है, उसके शरीर में अपने आप आग लग जाती है और उसका देहांत हो जाता है और कोमल और सिमरन आजाद हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। अनाथ की जादुई साड़ी। एक गांव में 13 साल की कोमल अपने 5 साल के भाई आदित्य के साथ रहा करती थी। कोमल के माता पिता की कुछ समय पहले ही करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद कोमल कभी फुटपाथ पर तो कभी रेलवे स्टेशन पर गुब्बारे एवं खाने पीने की चीजें बेचा करती थी, लेकिन फिर भी उसका काम अच्छा नहीं चल पाता था। इसलिए निराश होकर एक दिन कोमल अपने आप से बोलती है, माता पिता, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब से आप हमें छोड़कर गई हैं तब से सब कुछ बेकार सा हो गया है। मुन्ना कितना रोता है और मैं कोई काम करती हूँ तो उससे मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। जैसे तैसे मैं मुन्ना के दूध के लिए पैसे जुटा पाती हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसे मुन्ना और अपना पेट पालूं? कोमल अपने आप से ऐसी बातें करके घर में इधर उधर राशन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पूरे घर में कहीं भी राशन नहीं मिलता। कोमल ये सब कुछ देखकर बहुत ही निराश हो जाती है और रोने लगती है। इतने में मुन्ना भी रोने लगता है। ये देख कोमल चुप हो जाती है और मुन्ना को गोद में उठाकर बोलती है, मुन्ना चुप हो जाओ, रोते क्यों हो? मैं तुम्हें खाना कैसे खिलाऊं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। कोमल मुन्ना को चुप नहीं करा पाती और मुन्ना लगातार रोता रहता है। इसलिए कोमल आस पड़ोस से दूध मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन कोई उसे दूध नहीं देता। तभी कोमल गौशाला के पास जाती है और बोलती है, काकी, मेरा मुन्ना बहुत रो रहा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप आज के लिए मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हैं? हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
अभी मैं दूध लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर काकी दूध लेने के लिए चली जाती है और एक बच्चे की दूध की बोतल में दूध लेकर आती है और मुन्ना को पिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। काकी कोमल को अपने पास काम पर रख लेती है। कोमल काकी की गौशाला में साफ सफाई और गोबर के उपले बनाने का काम करने लगती है। वहां रहकर काकी कोमल को खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी दे दिया करती थी और साथ में मुन्ना को दूध भी दे दिया करती थी। धीरे धीरे करके कोमल बड़ी हो जाती है। मुन्ना भी अब 8 साल का हो जाता है और वो भी अच्छे से चलने फिरने लगता है। तभी एक दिन कोमल काकी से बोलती है, काकी, हमें और दूध शहर में भी देना चाहिए और हमें और भी गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे हम यहाँ पर भी अपनी दूध की डेयरी खोल सकते हैं और साथ में शहर में भी दूध सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेटा, ये सब कुछ कैसे होगा? आप चिंता मत करो काकी, मैं हूँ ना। काकी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो कोमल और आदित्य को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है और उनको खाने पीने में किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। कोमल भी काकी को अपनी माँ की तरह समझने लगती है और उनकी सेवा भी करती है। धीरे धीरे काकी और भी गाय खरीद लेती है और कोमल शहर जाकर दुकानदारों से बात करके आ जाती है और अगले दिन से ही कोमल गायों को दूध निकालकर बड़े बड़े बर्तनों में भरकर उन्हें टेम्पो में चढ़ाकर शहर में बेच देती है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे करके कोमल को बहुत मुनाफा होने लगता है और वो कुछ दिनों में और भी गाय खरीद लेती है और गांव में भी एक डेयरी चलाने लगती है। ये देख काकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है, कोमल, जब से तुम मेरे घर में आई हो मानो सचमुच लक्ष्मी घर आ गई है। आज तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हम इतनी तरक्की कर पाएंगे, लेकिन अपनी आंखों से ये सब होता देख मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। काकी, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। मुझे याद है जब मेरा भाई छोटा था तो कोई भी उसे दूध नहीं दिया करता था, सिर्फ केवल आप ही थी जिन्होंने हमारी मदद करी। तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? और वैसे भी आप मेरी माँ हैं। हमने अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक माँ को खोने के बाद हमें दूसरी माँ भी मिल जाएगी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। अब मुन्ना 8 साल का हो गया है और हमारे पास इतने पैसे भी जुड़ गए हैं, इसलिए क्यों ना हम मुन्ने को स्कूल में एडमिशन करा दे। पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत जरूरी है। तुम तो पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुन्ना पढ़ लिख जाए। हाँ काकी, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही जाकर मुन्ना का एडमिशन करा देती हूँ। हाँ बेटा, अच्छे से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना। हाँ काकी, चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कोमल और काकी और मुन्ना तीनों खाना खाने लगते हैं। अगले दिन कोमल मुन्ना का स्कूल में एडमिशन करवा देती है और फिर मुन्ना स्कूल जाना शुरू कर देता है। वहीं कोमल गांव में डेयरी संभाला करती और शहर में भी दूध सप्लाई किया करती। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन अचानक से काकी की मृत्यु हो जाती है। ये देख कोमल और मुन्ना बहुत रोते हैं। जैसे तैसे कोमल काकी का अंतिम संस्कार कर देती है। पड़ोस में रहने वाली सुमन ये सब देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके मन में अलग अलग ही विचार आया करते थे और वो जैसे तैसे कोमल को बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि कोमल बहुत अच्छा पैसा कमाने लगी थी। तभी एक दिन सुमन कोमल के तबले में एक गाय को चुपके से जहर खिला देती है। अगले दिन सुबह सुबह कोमल जब उठती है तो वो देखती है कि उसके तबेले में एक गाय जमीन पर पड़ी हुई है। ये देखकर कोमल गाय के पास जाती है तो वो देखती है कि गाय की तो मौत हो चुकी है। ये देख कोमल बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। उसे कई बार शक भी होता है कि जरूर कोई न कोई काकी के ना होने का फायदा उठा रहा है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि इसके पीछे कौन है, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती थी।
ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन कोमल के गांव में जो दूध की डेयरी होती है उसमें सुमन आग लगा देती है। जब इन सब की खबर कोमल को लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करके सब कुछ बताती है। तभी सुमन अपने कुछ गुंडों को भेजकर कोमल को मारने की धमकी देती है। कोमल और मुन्ना दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी कोमल मुन्ना को लेकर एक नदी के पास जाती है और वहां जाकर बोलती है, हे नदी, मैं और मेरा भाई हम दोनों कूदकर जान देना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया है। जब से काकी हमें छोड़कर गई है तब से हमारा जीना दुश्वार हो गया है। कभी कोई गाय को जहर खिला देता है तो कभी कोई डेयरी में आग लगा देता है, लेकिन आज तो हमें मारने की धमकी दी है। मुझे पता है कि ये समाज हमें बिल्कुल भी जीने नहीं देगा, इसलिए हम दोनों खुद इस नदी में कूदकर जान देना चाहते हैं। माँ, पिताजी, मैं और मुन्ना आपके पास आ रहे हैं। ऐसा बोलकर जैसे ही कोमल नदी में कूदती है तो नदी परी कोमल और आदित्य दोनों को पानी से बाहर निकाल लेती है और बोलती है, कोमल बेटा, तुम इतनी सी बात पर जान क्यों देना चाहती हो? जिंदगी बहुत ही अनमोल होती है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में सामना करना आना चाहिए। और फिर तुम चिंता क्यों करती हो? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? कोमल, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देना चाहती हूँ, जिसको पहनकर तुम जिस किसी का भी नाम लोगी वो सोने का हो जाएगा, और साथ में ये जादुई साड़ी तुम्हारी रक्षा भी करेगी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जादुई साड़ी लो और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। धन्यवाद परी, जो आपने आज हमारी मदद करी। कोमल परी का धन्यवाद करके अपने भाई आदित्य के साथ वापस से अपने घर चली जाती है और घर जाकर उस साड़ी को पहनती है और बोलती है, हे जादुई साड़ी, इस मटकी को सोने में बदल दो। कोमल के इतना बोलते ही मटकी सोने के रूप में बदल जाता है। ये देख कोमल और आदित्य बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद दोबारा से कोमल अपनी डेयरी की शुरुआत करती है और डेयरी में कैमरे और अच्छे अच्छे ताले भी लगवाती है और साथ में अपने तबेले को एक नया रूप दे देती है और वहाँ पर भी अच्छे से ताले लगाती है, जिससे कि कोई भी तबेले के अंदर ना आ सके। ये सब देखकर सुमन हैरान रह जाती है और वो सोचती है कि अब वो कैसे तबेले में घुस पाएगी और कैसे डेयरी पर आग लगा पाएगी। तभी सुमन के मन में एक और आइडिया आता है। मैं एक काम करती हूँ, इनके तबेले और डेयरी पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके घर में तो कर सकती हूँ ना। ऐसा करती हूँ, रात को इनके घर में एक सांप छोड़ देती हूँ, जिसके बाद दोनों भाई बहन मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब मैंने करा है। ऐसा सोचकर सुमन रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही सुमन 2 जहरीले सांप कोमल के घर में छोड़ देती है और चुपचाप जाकर अपने घर में सो जाती है। तभी जादुई साड़ी से एक रोशनी निकलती है और सांप के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद वो सांप वापस से सुमन के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, हे दुष्ट औरत, हमें पता है कि तू बहुत समय से कोमल को परेशान कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो हम तुझे काट कर मार डालेंगे। हाँ, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे जाने दीजिए। ऐसे नहीं, तुझे एक कागज पर सब कुछ लिखना होगा कि कैसे कैसे तूने क्या क्या करा है। सांप के डर से सुमन जल्दी से एक कागज पर सब कुछ लिख देती है, जिसके बाद सांप सुमन को काट लेता है। सांप के काटते ही सुमन की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब सुमन की मृत्यु की खबर कोमल को लगती है तो वो देखने के लिए जाती है, जहाँ पर पुलिस भी मौजूद होती है, और वो सुमन के द्वारा लिखे हुए पर्चे को पढ़ लेती है, जिसके बाद वो कोमल से पूछताछ करती है। कोमल भी पुलिस को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद सुमन का केस पुलिस वाले देखते हैं। वही कोमल और आदित्य एक साथ हंसी खुशी से रहते हैं और जादुई साड़ी की मदद से अपना हंसी खुशी से जीवन बिताते हैं।